नमस्ते, मैं हूँ दीक्षित चौहान श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी से। तो हम अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने सॉलिड की और लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, और लिक्विड में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, इन सभी के बारे में जाना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से PYQs जो भी बने हैं बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन, वो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, उन सारी चीज़ों से जो हमने बात करी है जिनके बारे में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज। तो हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीन जनरल स्टेट्स होती है मैटर की, पर इसके अलावा भी दो हमने पढ़ी थी, बोज आइंस्टाइन और प्लाज्मा। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है और फिक्स्ड शेप भी होती है। लिक्विड होता है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर शेप फिक्स नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है। गैसेस होती है जिसमें ना तो फिक्स्ड उसकी शेप होती है ना उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, नो फिक्स शेप बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो मतलब ये किसकी बात हो रही है, किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो इसका आपको एग्जांपल देना है। देखो, कार्बन स्टील क्या होता है, सॉलिड। क्रिप्टन क्या होती है, गैस। और कैरोसिन क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आपको इसी का एग्जांपल, लिक्विड का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। तो देखो, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, ये देखो कितनी बार पूछा गया है, अलग अलग पेपर्स में अलग अलग टाइम पे पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, जो पानी की बूंद गिरती है, जब वो गिरेगी सरफेस पे तो आपको दिखेगा वो एक सर्कल फॉर्म में। तो वैसे वो ऊपर जब ऊपर से आएगी तो वो स्फेयर की शेप में होगी। तो वो जो स्फेरिकल शेप होती है वाटर की ड्रॉप की, वो किस वजह से होती है, ये हमने बात की थी कि सरफेस टेंशन इस पे लिक्विड ड्रॉप पे लगेगा अंदर की ओर, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, एक छोटे से छोटी शेप लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर सरफेस पे एक टेंशन लगेगा अंदर की और फोर्स लगेगी। तो उसको बोला गया है सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर बी। ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस बिकॉज, जो ऑयल है वो वाटर सरफेस पे स्प्रेड करता है। क्यों स्प्रेड करता है ऑयल वाटर सरफेस पे, क्योंकि ऑयल इज डेंसर देन वाटर। बात तो सही है पर रीजन सही नहीं है ना। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ये तो नहीं होता है। सरफेस टेंशन ऑयल इज मोर देन वाटर। अब देखो, सरफेस टेंशन किसका ज़्यादा होगा, ऑयल जो है वो ज़्यादा डेंसर होता है ना, उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, थिक होता है ना ऑयल वाटर के कंपैरिजन में। अगर वो ज़्यादा गाढ़ा है तो वो ऐसे रहेगा, अगर पानी थोड़ा कम है तो वो ऐसे रहेगा उसका, जब आप उसको किसी सरफेस पे रखोगे। तो इस पे जो सरफेस टेंशन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, इसको एक ड्रॉप बनाने में हर जगह पे टेंशन लगेगा ना, क्योंकि इसका लंबा सरफेस एरिया है ना, इसका छोटा है क्योंकि ज़्यादा थिक है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कम होता है। तो याद रखना, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे सरफेस टेंशन कम होता है, और जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वहाँ पे सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। अगर वाटर है, वाटर ऐसे होगा, ऑयल है, ऑयल थोड़ा ऐसे कम शेप में रहेगा क्योंकि ज़्यादा थिक है वो। तो सरफेस टेंशन जितना यहाँ लगेगा, क्योंकि सरफेस कम दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ जो लगेगा वो ज़्यादा सरफेस है तो ज़्यादा जगह से लगेगा, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होगा वो ज़्यादा होगा वाटर और ऑयल के कंपैरिजन में, है ना। तो क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। यस, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पानी का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, ऑयल का पानी से कम होता है, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो पानी पे फैलता है ना। कैरोसिन ऑयल फ्लोट, ये सेम ही है, ये भी फ्लोट कर रहा है, ये भी स्प्रेड कर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा है, एक ही बात है वाटर पे। तो इसमें भी यही होगा, क्योंकि कैरोसिन ऑयल जो होता है ना, उसका यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ था रीजन पर, सरफेस टेंशन डेंसिटी के साथ भी तो रिलेट करता है, ये हमने यहाँ बात की। यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑयल का कम है वाटर से, तो मतलब ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, है ना। तो यहाँ डेंसिटी के फॉर्म में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं।
वैसे ही अगर केरोसिन ऑयल फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर तो ये किस वजह से, क्योंकि डेंसिटी जो होगी केरोसिन ऑयल की दैट इज ग्रेटर देन लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन। अच्छा सॉरी, डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ज़्यादा होगी इसकी तभी तो सरफेस टेंशन कम लगेगा, और जब सरफेस टेंशन कम लगेगा तभी तो ये स्प्रेड करेगा, वहाँ पे फैल जाएगा, है ना, बूंदे नहीं बनाएगा। प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज, सोप बबल है एक, उसके अंदर प्रेशर जो होता है वो कैसा होगा, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो याद रखना है मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड द, याद रखना एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड द सोप बबल। जो सोप बबल होता है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है जो कि ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सोप बबल के अंदर। जब इसको पानी में आप डालोगे तो प्रेशर थोड़ा कम होता जाएगा अंदर, है ना, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। इफ़ टू बबल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द ट्यूब देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर दो बबल होंगे डिफरेंट डायमीटर के, वो ट्यूब के साथ कांटेक्ट में आए। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रेशर का डायमीटर के साथ क्या लेना देना है। तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, जितना छोटा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। आर की वैल्यू कम है तो पी ज़्यादा होगा यहाँ पे, और अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा अंदर कंपैरेटिवली। जितना छोटा है उतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, जितना बड़ा है उतना कम प्रेशर अंदर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो एक पाइप है, एक पाइप पे एक तरफ लग गया छोटा बबल, एक तरफ लग गया बड़ा बबल, ठीक है, तो अब क्या होगा, छोटे बबल में क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है तो छोटे बबल में ज़्यादा प्रेशर है तो प्रेशर यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पे एक आया, और ये डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा क्योंकि यहाँ से गया। तो क्या होगा, साइज ऑफ बोथ द बबल विल रिमेन सेम, नहीं सेम तो नहीं रह रहा है, ये वाला छोटा हो रहा है तो स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड द बिगर विल बिकम बिगर, यही तो हो रहा है। यहाँ पे एक्सिस प्रेशर था वो यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ये वाला बढ़ रहा है और ये वाला और छोटा हो रहा है बबल, तो स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकम बिगर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। Hydrogen inflated polythene balloon is released from the surface of earth as the balloon rises to an altitude up in the atmosphere it will, हाइड्रोजन गैस किसी बलून में आपने फिल करी हुई है ना, और उसको क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में ऊपर छोड़ दिया। अब वो जैसे अर्थ से ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर चला गया, ऊपर जाते जाते क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर नीचे नीचे ज़्यादा होता है क्योंकि नीचे गैसें ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा डिक्रीज कर गया, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ पे पी की वैल्यू कम होगी। तो अगर ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे खूब प्रेशर इस पे लग रहा था, खूब प्रेशर इस पे लग रहा था, तो अंदर से भी खूब प्रेशर था बाहर की ओर, तभी क्या था, ये उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर बनता है ना प्रेशर, हमेशा याद रखना। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड फ्लो करता है। अब हमारा यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे तो प्रेशर सही होता है क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसको मेंटेन करना होता है। ये अगर वेन्स में खून बह रहा है तो इसका बीपी है ना, ब्लड प्रेशर लग रहा होता है बाहर की ओर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है जो हर टाइम हम पे एक्ट कर रहा होता है, तो अगर इसको अच्छे से फ्लो करते रहना है तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंदर वाले प्रेशर के बराबर होना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा ये बराबर होता ताकि कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड ना कर जाए, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होता तो ये फट गई होती क्योंकि अंदर से प्रेशर लग रहा है ना। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, इसी प्रेशर, अब किसी को अगर इसको बलून को बड़ा होना है, एक्सपेंड होना है, तो क्या अंदर वाले जो होंगे वो प्रेशर लगा रहे हैं, अंदर वाले प्रेशर लगा रहे हैं पर बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, तो एक पॉइंट पे ये क्या बराबर प्रेशर लगाते हैं, तभी ये क्या फूल पाता है
है ना, तभी ये बलून हो पाता है ना, इन्फ्लेट हो पाता है, मतलब हाइड्रोजन इन्फ्लेट, हाइड्रोजन इसमें डाली गई है तो अंदर से भी हाइड्रोजन प्रेशर लगा रही है और बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और बराबर बराबर लग रही है दोनों चीज़ें। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे उतना ही अंदर से जो इसका इनसाइड प्रेशर है पार्टिकल के द्वारा लगाया गया वो बराबर है। अब जैसे ये ऊपर जाएगा, ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो जो अंदर वाला है ना, अंदर वाली जो गैस है वो अब वो क्या एक्सपेंड कर जाएगी, है ना, एक्सपेंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लग रहा है तो उनको भी उसी प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वो दूर दूर अब ज़्यादा सरफेस उसका बड़ा करना पड़ेगा उनको ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर कम करना है। और प्रेशर कम कब होता है किसी भी कंटेनर पे? जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मान लो इसको और अच्छे से समझो, देखो जैसे ये कोई कंटेनर है, एक बार इसका पिस्टल यहाँ पे रखा हुआ है, अब एक गैसेज इसमें जो भरी हुई है ये कैसी है, कम प्रेशर लगा रही होगी। अब मैंने इसको, जब मैं इसको क्या करूँगी, कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया और अब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो जब एरिया छोटा होता है ना, एरिया छोटा होता है तो ज़्यादा प्रेशर होता है, पर जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। वैसे ही ऊपर जैसे ये यहाँ पे था तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, इस पे लगा हुआ ज़्यादा प्रेशर था तो अंदर से भी उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगा के रखा था। अब ये जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है तो बाहर से अब इस पर कम प्रेशर लग रहा है क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ऊपर जाते जाते अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अंदर वाले को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, उसकी वैल्यू के बराबर वैल्यू चाहिए। अंदर वाला डिक्रीज कैसे हो पाएगा? अगर ये अपना एरिया बढ़ा दे। यही बोला ना कि जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो एरिया कम होगा। अब प्रेशर कम करना है तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ये भी एक्सपेंड हो जाता है, बलून बड़ा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज हो जाएगा साइज में। फ्लैटन इनटू डिस्क लाइक शेप, नहीं ये तो नहीं होगा। और ये इंक्रीज इन साइज, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। याद रखना है यहाँ से। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये मालूम चल रहा होगा चीज़। एक बार फिर से थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ इसको शॉर्ट में तो क्या होगा, नीचे प्रेशर कम था, नीचे प्रेशर कम था, सॉरी ज़्यादा था, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, मोर प्रेशर, ज़्यादा है पी की वैल्यू, ऊपर प्रेशर कम है। अब यहाँ पे ये बलून है, इस पे कैसा ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर तो अंदर से भी उतना ही प्रेशर लगा रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर हो रहा है। अब जैसे बलून ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया, बाहर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया, अंदर वाला प्रेशर को भी कम होना है। और ये कम कब हो जाएगा, जब एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो गैसेस हर जगह फैलेगी तो थोड़ा कम प्रेशर लगाएगी, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर को कम करने के लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए इंक्रीज हो जाता है साइज इसका बलून का, ठीक है। अगला देखो, व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सोप बबल। सोप बबल है, उसके ऊपर अगर चार्ज आपने डाल दिया कोई भी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या होगा। अब देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो बराबर मात्रा में फैलेगा हर जगह पे, बराबर मात्रा में फैलेगा अगर वो हर जगह पे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो ये रिपल्शन इनके बीच में होगा। अलाइक जो चार्जेस होता है ना, एक जैसे जो चार्जेस होता है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये रिपेल करेंगे, और अगर ये रिपेल करेंगे तो बलून एक्सपेंड हो जाएगा, है ना, रिपल्शन यहाँ पे होगी, तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, इट्स रेडियस विल इंक्रीज, है ना। अगला देखो, कैरोसिन राइज इन द विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू, है ना, जो विक होती है, बत्ती होती है स्टोव की, उसमें ये कैसे राइज कर रहा है, कैरोसिन ऑयल से जो चलता है ना स्टोव, उसमें कैरोसिन ऑयल राइज किस फिनोमिनन से कर रहा है, ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से, सरफेस टेंशन से। यस, सरफेस टेंशन से। जो उसमें विक होती है उसमें जो कैपिलरीज का काम करती है, जो माइनर सी ट्यूब्स होती है वो कैपिलरीज का काम करती है, और अगर वो कैपिलरीज का काम करेगी तो कैपिलरीज में किस तरह से फ्लूइड राइज होता है, ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन। अगला देखेंगे, इन कैपिलरी ट्यूब फ्लूइड राइजेज मोर एज कंपेयर टू द वाटर, इट इज ड्यू टू। कोई भी चीज़ किसी भी कैपिलरी ट्यूब में राइज कब करती है, जब उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, ये हमने डिस्कस किया है। एक ऐसा मेनिस्कस बनता है, एक ऐसा मेनिस्कस बनता है। जब इस तरह का मेनिस्कस बनता है
तो ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है मतलब ज़्यादा प्रोन है, राइज कर सकता है इजीली। ये वाला इसमें जो कोहेजन की फोर्सेस होती है वो ज़्यादा होती है देन एडेसिव फोर्सेस, जिसकी वजह से ये फॉल कर जाता है और ये राइज कर जाता है। तो इसका जो सरफेस टेंशन होता है वो ज़्यादा होता है और इसका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है। इसकी डेंसिटी जो होगी वो कम होगी इस वाले फ्लूइड की, और इस वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अभी बात की कि डेंसिटी सरफेस टेंशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्लूइड इज मोर विस्कस देन वाटर, नहीं ये तो नहीं होगा, बोला ना डेंसिटी कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम होगी इसकी फ्लूइड की, अगर ये राइज कर रहा है तो। टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन, नहीं टेम्परेचर का तो कोई लेना देना नहीं है। सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन द वाटर, ये सरफेस टेंशन इसका ज़्यादा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, है ना। सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में। आगे चलते हैं। When an air bubble at the bottom of lake rises to the top, it will, जब ऊपर सरफेस के ऊपर तक आ रहा है, वो नीचे लेक के नीचे था, नदी के नीचे था एक बबल, अगर उसको सरफेस तक आना है ऊपर तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा साइज में, डिक्रीज करेगा या मेंटेन करेगा साइज को, या फ्लैटन इनटू डिस्क लाइक शेप। तो क्या होगा इसमें, देखो नीचे था जब ये सरफेस पे तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फिर से वही बात है, पानी के जितनी भी ज़्यादा डेप्थ होगी वहाँ पे प्रेशर उतना बढ़ेगा, जितना नीचे कोई चीज़ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर उस पर लगेगा। अब जैसे जैसे ऊपर आ रहा है प्रेशर कैसा कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है अगर इस पे, तो अंदर वाले को भी प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। जो अंदर वाले पार्टिकल है बबल के अंदर से भी तो कोई प्रेशर लगा रहा है तभी तो बबल बन पा रहा है ना। तो जो भी वो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है वो अपने खुद को क्या कर देंगे, फैला देंगे, और ताकि प्रेशर कम हो जाए, वही एरिया बढ़ा देंगे तो एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब इंक्रीज इन साइज हो रहा है। अगला देखो, वाइल ट्रेवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ पेन स्टार्ट टू कम आउट। सेम फिनोमिनन है सब में। जब प्लेन से जाता है तो जो इंक होती है पेन की वो बाहर आना शुरू कर जाती है। तो वो क्यों शुरू करती है बाहर आना, वो इसलिए करती है कि मान लो ये पेन है, पेन में इंक है, जो ऊपर जाएंगे अगर तो प्रेशर, बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बाहर से लगने वाला प्रेशर कम है तो अंदर वाले को भी कम होना पड़ेगा। अंदर वाले प्रेशर को कैसे कम होना पड़ेगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा। अगर एक्सपेंड हो जाएगा वो सिक्का जो है वो तो एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो वो बाहर निकलना, इंक बाहर निकलना शुरू कर जाती है अपने प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, है ना। तो क्या ये क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एयर प्रेशर। ऊपर जाते ही एयर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर था पहले वाला, हाँ तो यही सही हो जाएगा, डिक्रीज इन एयर प्रेशर। ऊपर जाते जाते एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए बाहर निकल जाती है ना। इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन, कौन से लॉ पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो वर्क करती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होती है, जो आप गाड़ी में अब इस तरह से ब्रेक, कई गाड़ी में क्या होता है, ब्रेक अगर लगाते हो तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, वो थोड़ा सा फोर्स जो है वो कैसे इतनी बड़ी गाड़ी को रोक पाता है ना, इतने वेट वाली गाड़ी को रोक पाता है। तो वो क्या होता है कि जो यहाँ से आपने फोर्स लगाया वो पास करता है और लिक्विड भरा होता है, लिक्विड भरा रहता है, यहाँ पे पिस्टन होता है, तो वो छोटा सा फोर्स यहाँ पे पास कर जाता है छोटे एरिया पे, है ना, छोटे एरिया पे, और प्रेशर को वो बढ़ा देता है। कैसे होता है, ये कौन सा लॉ है, ये है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी जगह पे, दैट विल ट्रेवल अनडिमिनिश्ड, बिना कम हुए वो ट्रेवल करता है, इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में बिना कम हुए वो सेम उतना ही प्रेशर जाएगा, है ना। तो अगर एरिया बढ़ेगा, यहाँ पे ऐसे है, मान लो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल लॉ से ही होती है दोनों। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे छोटा सा प्रेशर लगाते हो और यहाँ से ये पास कर रहा है, प्रेशर जा रहा है, और यहाँ पे बड़ा सा कोई लोड रखा है वो भी कैरी हो जाता है। अब थोड़ा सा दबाते हो, वहाँ पे इतना बड़ा लोड भी आप कैरी कर सकते हो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ वाला प्रेशर होता है और ये वाला छोटा एरिया, स्मॉल p स्मॉल a मानो, ये बराबर होगा इस वाले प्रेशर और इस वाले एरिया के।
तो अगर ये ए कम है तो पी भी कम होगा। ये वाला अगर एरिया बढ़ा दिया आपने तो यहाँ पे जो प्रेशर आया वो भी अनडिमिनिश्ड यहाँ पे ट्रेवल कर गया। और ये क्या, आप इसको बढ़ा सकते हो, जितना आप एरिया बढ़ाओगे वहाँ पे प्रेशर भी उतना बढ़ा सकते हो। तो क्या बोला, कौन सा, पास्कल लॉ, है ना। ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस पे करता है, पास्कल लॉ पे। और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो भी किस पे करता है, पास्कल लॉ पे, जो बोलता है कि प्रेशर अनडिमिनिश्ड ट्रेवल करता है इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, अगला देखो, अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट दैट, छोटा अगर सडन फॉल हो रहा है, बिल्कुल एकदम से जो बैरोमीटर है वो अपनी रीडिंग को फॉल दिखा रहा है, एकदम गिर के यहाँ रीडिंग इसकी यहाँ पहुँच जाए, तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉर्मी वेदर होने वाला है। स्टॉर्मी वेदर में क्या होगा, एयर जो है वो, प्रेशर जो है वो कम, बैरोमीटर क्या दिखाता है, बैरोमीटर दिखाता है आपको प्रेशर, है ना, एयर प्रेशर कितना है वो मेजर करता है। तो अगर प्रेशर ही डिक्रीज हो गया, मतलब एयर यहाँ से निकलने वाली है कहीं, यहाँ पे एयर का जो वो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है। ठीक है, स्टॉर्मी वेदर को इंडिकेट करेगा। तो सरफेस ऑफ लेक is frozen in severe winters but the water at its bottom is still liquid. Why? क्या होता है कि जो सीवियर विंटर्स जब हो जाता है, ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो जो सरफेस होता है नदियों का वो तो जम जाता है। पॉन्ड देखे होंगे वहाँ पे ऊपर से तो जम जाती है वो लेक, पर नीचे जो है वहाँ पे नीचे पानी रहता है ना। तो वो ऐसा कैसे होता है कि ऊपर से जम गई और पानी नीचे रह गया। तो याद रखना, पानी एक एक्सेप्शन है ना। बाकी तो क्या करती है, सारे सॉलिड वो गर्म करने पर एक्सपेंड करता है, पर पानी गर्म करने पर कैसा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाता है। जैसे जैसे वो गर्म होगा उसका कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। पर कब, देखो जैसे मान लो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका हाईएस्ट डेंसिटी होगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना है। इसका आंसर मैं पहले बता देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो होता है, ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। देखो होता क्या है एक्चुअली, ये लेक है, मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है अभी, अब डिक्रीज कर रहा है, विंटर पड़ रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। 10 से 9 हो गया, 9 से 8 हो गया, 8 से 7 हो गया, 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, और 5 से जब 4 हुआ ना तो 4 वो सारे नदी में हो गया, पूरी नदी 4 डिग्री सेल्सियस हो गई। और यहाँ पे इसका मैक्सिमम डेंसिटी था, मैक्सिमम डेंस था पानी यहाँ पे। इसके बाद पानी पतला होना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा, है ना। बर्फ़ जो होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है, एक्सपेंडेड होती है। उसके अंदर क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, तो वो ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है। जब उसको गर्म करोगे तो पानी कैसा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, वो वापस कम होना शुरू हो जाएगा। जब अगर आप आइस को पिघलाओगे तो पानी कम होना शुरू हो जाएगा। तो पानी बर्फ़ में सबसे कम नहीं होता, बर्फ़ को भी पिघलाओगे तो पानी कम होना शुरू हो जाएगा। और डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है पानी की। तो पूरा पानी मान लो अभी 4 डिग्री सेल्सियस पे है, अब पानी डिक्रीज कर रहा है 3 डिग्री सेल्सियस पे। आपको मालूम है 0 पे जो है ये क्या हो जाएगा, 0 पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है, 2 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ये हुआ, ऊपर वाली लेयर जम गई। ऊपर ही हुआ ना सबसे पहले, क्योंकि बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऊपर वाली लेयर जम गई। अब नीचे वाली तो अभी 0 पे आनी ही थी। 1 पे भी ये लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा, 2 पे भी लिक्विड, 3 पे भी, 4 पे भी, है ना। मैक्सिमम डेंसिटी है यहाँ पे अभी। अब ऊपर वाली लेयर अगर जम गई इसकी, तो अब बाहर से जो ठंड आनी थी ना, जिसने नीचे वाली को जमाना था, अब वो पास नहीं हो पा रही, क्योंकि एक तरह से ये इंसुलेशन का काम कर रही है। जो ऊपर वाली लेयर है ये नीचे वाली लेयर्स को इंसुलेट करके रख रही है, बचा के रख रही है बाहर वाले और ठंडे टेम्परेचर से। तो अब ये ऊपर से ही थोड़ा जम जाती है, लेक्स ऊपर से ही जम जाती है। और नीचे वाले जो एनिमल है वो एक्वाटिक लाइफ अपनी आराम से जीते हैं, बहुत ठंड में भी, तभी वो मरते नहीं है। पूरी लेक जम गई तो मर जाएंगे ना। तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, जिसकी वजह से ऊपर वाली लेयर ही जमेगी और इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी बाकी वाली नीचे वाली पूरी की पूरी लेक को। ठीक है, इन कोल्ड वेदर एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इवन, यही वाली बात है, इवन व्हेन द वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक फ्रीजेज इनटू द आइस। बिकॉज क्यों ऐसा होता है कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो है वो
सिवियर कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव कर जाता है और ऊपर वाली लेयर लेक की बल्कि फ्रीज हो जाती है उसकी वजह से भी। तो क्या होता है, हाँ ये रहा, वाटर हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो द अंडरनीथ टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर। आइस की लेयर के नीचे पानी होगा क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस जो पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है। ऐसे नहीं होगा कि ये अगर जम गया तो ये वाली भी जमी हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है, उसके बाद कम 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 होना शुरू हो जाएगा तो 0 पे फ्रीज होगी और वो सबसे ऊपर वाली लेयर फ्रीज होगी, नीचे तक नहीं जा पाएगी वो फ्रीज होके, क्योंकि ऊपर से जो वेदर है वो ऊपर वाली लेयर को ही वाटर की लेयर को इफ़ेक्ट करेगा और वो जो ऊपर वाली लेयर जम जाएगी वो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी बाकी बची हुई पूरी लेयर को। ठीक है, तो ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर में अपने मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।